नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में साप्ताहिक तौर पर हम चर्चा करते हैं आनंद जी से और अभय जी से देश की राजनीति के बारे में। आज हम इनसे फिर से एक बार चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि देश के स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, उन्हें हम किस प्रकार से समझें। आप दोनों लोग का स्वागत है। नमस्कार। आनंद सर, आज चुनाव की घोषणा हुई असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के लिए और एक तरीके से मीडिया में चुनाव को लेकर खासा उत्साह का माहौल रहता है कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिस पर जनता ज़्यादा ध्यान देगी। आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में कुछ ऐसी संभावना है जिससे देश की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है? या हमें इन चुनावों को उन राज्य विशेष तक सीमित चुनावी घटनाक्रम के रूप में ही देखना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें अगर मैं बिल्कुल पहला आप रिएक्शन कहिएगा तो मैंने वो डेट देखी। अ, चुनाव इससे ज़्यादा वो पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। मतलब जहाँ तक जैसे होता नहीं अब इसके बाद पोस्टपोन नहीं संभव था। 4 मई को मतगणना है, मैं उल्टा चल रहा हूँ। 7 मई को पश्चिम बंगाल की विधानसभा का मतलब खत्म हो रही थी उसकी अवधि। तो 4 मई के बाद तो मतलब आपको मतगणना अब 4 मई को करना है, तो इसके बियॉन्ड अब वो खींच नहीं सकते थे। ये 2-3 चीज़ें हो रही हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। पहली बार अगर आप देखिए तो बहुत दिनों बाद ये सिंगल फेज़ इलेक्शन हो रहा है ज़्यादातर जगह। वेस्ट बंगाल में 2 फेज़ में है। वेस्ट बंगाल में पिछला इलेक्शन 8 फेज़ में हुआ था और केरल और तमिलनाडु में तो सिंगल ही फेज़ में होता है, वहाँ पे सिंगल ही फेज़ में होगा। लेकिन वेस्ट बंगाल में भी इस बार 2 ही फेज़ में है और इस बार असम में भी 1 फेज़ में है, जो पहले नहीं होता था। अब मैं इसकी 2 तरह से इसको देख रहा हूँ। मतलब मैं उस पे बाद में आऊँगा, पहले ये डेट्स पे भी थोड़ी बात कर ली जाए क्योंकि जैसे कहते हैं ना, ये मेरा एक दोस्त है अजय प्रकाश, वो एक कार्यक्रम करता है, डेटा क्या कहता है। तो ये डेट क्या कहती हैं? डेट ये साफ कहती हैं कि मोदी जी का जादू खत्म हो चुका है। मोदी जी जो पहले 8 फेज़ में अपने को उपलब्ध कराते थे कि भाई मोदी जी चलेंगे, जादू चलाएँगे, भाषण देंगे, लोगों को जगाएँगे और मोदी, मोदी, मोदी करने लगेंगे। मोदी जी कम से कम अब अपने को एक्सपोज़ करना चाह रहे हैं। 2 फेज़ का इलेक्शन, ये नहीं है कि पूरे समय आप उपलब्ध हैं। 1 फेज़ का इलेक्शन। ये बात मैं सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी एक कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की मनोस्थिति वो इससे और जो लेट किए पिछली बार भी ये इलेक्शन 2 मई को मतगणना हुई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 27 जैसे 29 अप्रैल को आखिरी इलेक्शन है। पिछली बार भी ये 29-30 या पहली तक इलेक्शन में 29-30 तक हुआ था, मतलब इसी के अगल-बगल। लेकिन चुनाव के जो पहला वो था, घोषणा हो गई थी 26 फरवरी को। तो उन्होंने चुनाव की जो अगर जो मोदी जी इन लोग तो अपने को एक्सपर्ट मानते हैं ना कि हम तो चुनाव वाले लोग हैं। चुनाव वाले हम लोग हैं, बाकी से हमसे क्या मतलब, देश चलाना और इस सब से हम तो हैं, लेकिन चुनाव हम वो किन्हीं भी कारणों से मोदी जी ने चुनाव का जो टोटल इलेक्शन कैंपेन होता है, उसको कम से कम 16-17 दिन उसमें कटौती की है। 16-17 दिन डायरेक्ट कटौती की है। तो ये भी कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है उनकी तैयारी, उनका कॉन्फिडेंस और बीजेपी कितनी डिफेंसिव है इस चुनाव में। क्योंकि अब कुछ चीज़ें उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। नरेंद्र सरेंडर, कॉम्प्रोमाइज़, ये चीज़ें अब उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। वो जहाँ जाएँगे ये उनका है नहीं, ये तुम जहाँ-जहाँ चलेगा मेरा साया साथ देगा। ये मोदी जी को अब इससे इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है, ये बिल्कुल तय है। तो मेरे हिसाब से एक तो ये ले दे के जो मैं कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई जगह मानता हूँ कि जहाँ पे उनकी कोई संभावना है, 9 अप्रैल को असम और केरल में चुनाव है। केरल में तो कुछ बहुत बीजेपी के लिए नहीं है। असम में वो थोड़ा पीरियड कम देना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर आप आज देखिए तो आज आज हम लोग बैठे हुए हैं 15 तारीख में। 16 दिन इस महीने के और 9 को अगर है तो 7 तक की, मतलब टेक्निकली 7 को इलेक्शन कैंपेन बंद हो जाएगा। तो 16-7 तक 22-23 दिन का कैंपेन है, उसमें भी अभी नॉमिनेशन होना है, कैंडिडेट वो थोड़ा टाइम कम दे रही है, अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन ले दे के मेरा पहला ये है कि अगर कहीं कोई फाइट करने की स्थिति में बीजेपी है, जहाँ पे उसको बचाना है वो असम है। बाकी जगह मैं बीजेपी का कोई बहुत खास ये नहीं देख रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। केरल में, तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में कोई बीजेपी का रिवाइवल हो रहा है या पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, मैं नहीं देख रहा हूँ। असम में उनको अपनी सरकार अगर बचानी है, तो उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर कमल।
अभय सर, आनंद सर ने जो कहा उसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर बार जब कोई चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव, 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें भी हमने यही देखा कि ऐसा माना जाता है कि ये चुनाव ऐसा है जिसके बाद नरेंद्र मोदी काफ़ी खतरे में चले जाएँगे। क्या इन चुनाव के बाद भी हम ऐसी कोई संभावना देख सकते हैं? या फिर हम ये कहें कि इन चुनाव का कोई खास फ़र्क नरेंद्र मोदी की सेहत पर नहीं पड़ेगा और जब तक वो चाहेंगे, कम से कम 2029 तक तो प्रधानमंत्री हैं ही, या फिर उनके लिए अस्थिरता का दौर आ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कैचमेंट एरिया है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य आधार क्षेत्र है, ये चुनाव अधिकांशतः उस आधार क्षेत्र के बाहर हो रहे हैं। जब उस आधार क्षेत्र में चुनाव होते हैं, जैसे हरियाणा में चुनाव हो, मध्य प्रदेश में चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, इस तरीके से जहाँ यहाँ इन जगहों पे राजस्थान में चुनाव हो, तो या छत्तीसगढ़ में हो, ये यहाँ जब चुनाव होते हैं, तो ये बातें कही जाती हैं कि ये नरेंद्र मोदी की राजनीति पर असर डालेंगे, नकारात्मक या सकारात्मक। लेकिन ये चुनाव जो हैं, इसमें ऐसा कोई इलाका नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के आधार क्षेत्र में आता हो। आसाम भारतीय जनता पार्टी का मजबूत इलाका है, लेकिन उसका कारण दूसरा है। उसका कारण ये है कि आसाम की स्थिति कुछ खास तरह की है। वहां पर जो हिंदू बनाम मुसलमान प्रश्न है, वो देश के किसी भी अन्य राज्य में ऐसा नहीं है। वहां अगर आप एक तरह का ध्रुवीकरण कर दें धर्म के आधार पर, और तो उसके बाद में राजनीति बिल्कुल आसान हो जाती है। और हेमंत विश्व शर्मा की एकमात्र उपलब्धि यह है कि उन्होंने वो ऐसा ध्रुवीकरण वहां पर कर दिया है। असम में विशुद्ध रूप से नंगे होकर हिंदू बनाम मुसलमान हो रहा है। हेमंत विश्व शर्मा एक तो मियां मुसलमान की जो कैटेगरी है उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको अपना निशाना बना रहे हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, असम की ऐसी 27 जो सीटें हैं जिनके अंदर मुस्लिम वोट ही निर्णायक है, मुसलमान जिधर वोट दे दे वही जीत जाएगा क्योंकि उनकी मुसलमान बहुमत में है। उनके बारे में उनका कहना है कि हम बीजेपी वहां पे उम्मीदवार ही नहीं उतारेगी अपना, हमें मुसलमानों के वोट चाहिए ही नहीं। यानी बीजेपी उन क्षेत्रों को मान लिया है उन्होंने कि वो दरअसल जिस हिंदू असम की वो कल्पना करते हैं उस हिंदू असम में है ही नहीं, वो मुस्लिम असम है और उसमें हम अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारेंगे, वो कहते हैं। आप देखिए खुल के हो रहा है ये वहां पर। ये उनका वो मुख्यमंत्री कह रहा है जो 5 वर्ष से सत्ता में है। इसका सीधा मतलब यह है कि वो वही बात है जैसे एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी कहती थी ना, तरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। और पब्लिक मीटिंगों में कांशीराम कहते थे कि जो ब्राह्मण बनिया ठाकुर हैं वो हमारी मीटिंग से उठ के चले जाएं क्योंकि हमें उनके वोट चाहिए ही नहीं। ये है बिल्कुल बिल्कुल उसी तर्ज पर। बीएसपी ने वो छोड़ दी बात, लेकिन भाजपा आसाम के अंदर इसी तर्ज पे चुनाव लड़ रही है। और जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की, वैसे ही टीवी चैनलों के ऊपर वो तथाकथित उनके जो ओपिनियन पोल हैं और सर्वे हैं चलने लगे। और उन सर्वे में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से काफी आगे है और बहुत आसानी के साथ में एक बम्पर मेजॉरिटी, एक बहुत जबरदस्त बहुमत, बिहार जैसा बहुमत कहा भी जा रहा है कि बिहार जैसा बहुमत वो आसाम में लाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बिहार में जो बहुमत मिला या दूसरी जगहों पे जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलते हैं, असम में अगर जैसा बहुमत वो चाहते हैं, एक दावा कर रहे हैं, वैसा आया तो उसका कारण भिन्न होगा। वो बिहार जैसे ही राजनीति उसका कारण नहीं होगी। वहां पर सीधे सीधे बिल्कुल मुसलमानों को सीधे सीधे खुले नंगे होकर बिल्कुल बिना किसी शर्मो हया के निशाना बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है। और इसमें कोई उनको कहने आने में कोई संकोच नहीं है। हर चीज खुल के कही जा रही है, हर चीज खुल के कही जा रही है और सब चल रहा है इसी तरीके से। चुनाव आयोग क्या देख नहीं रहा है सब ये वहां पर? भाई चुनाव आयोग ने असम के अंदर सीट जब चुनाव तारीखों की घोषणा की तब चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया कि असम में किस तरह की राजनीति हो रही है? चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कहा कि धर्म के आधार पर होने वाली राजनीति को हम राजनीति गैर संवैधानिक है और हम इसके ऊपर रोक लगाएंगे, अगर धर्म के ऊपर कोई राजनीति करेगा तो उसको उसी तरह से उसके चुनाव को उसी तरह से देखा जाएगा और उसके चुनाव को खारिज तक किया जा सकता है। वो इस तरह की बातें कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा क्योंकि भाजपा जो करती है उसको करने देना ही इस चुनाव आयोग का जिसे कहते हैं नहीं उसका एजेंडा है। और उसी लिए वो सारा चुनाव आयोग पूरा प्रपंच रचता है अपना।
तो ये खुलकर हो रहा है और असम में भाजपा को दिखाया जा रहा है कि वो बहुत आगे है, बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएगी और कांग्रेस का संगठन में कोई दम नहीं है। गौरव गोगोई ने कुछ कोशिश की है, लेकिन गौरव गोगोई को तो वो पाकिस्तान का जासूस कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं असम में, गौरव गोगोई, उनको हेमंत बिश्व शर्मा पाकिस्तान के जासूस कहते हैं खुलेआम। आप सोचिए वहां पर किस तरह की राजनीति हो रही है, किस तरह का चुनाव प्रचार हो रहा है। अब देखिए उसका क्या नतीजा निकलता है, ये आगे चल के बताएगा। आनंद जी ने बिल्कुल ठीक कहा, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ऐसा मौका नहीं है 19-20 जैसा कुछ हो सकता है। केरल में भी उनके पास ऐसा कोई मौका नहीं है। पौंडीचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी उनके पास कोई मौका नहीं है। आसाम में माना जा रहा है कि वो जीत जाएंगे चुनाव, और पश्चिम बंगाल में माना जा रहा है कि वो ममता बनर्जी के लिए कुछ मुश्किलें पैदा करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है कुछ और भी संकेतक, कुछ और भी संकेत देगा, जिसके लिए मैं उसकी तरफ दिलचस्पी से देख रहा हूं। आज की तारीख में जितने भी प्रेक्षक हैं वो सब यही मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं। जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं टीवी में, उनमें भी बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। किसी सर्वे में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई पड़ रही है। इसके जवाब में भाजपा कहती है कि वहां भय का माहौल है, भय का माहौल है, और सरकारी कर्मचारी जो हैं वो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के साथ हैं, और उसकी वजह से ममता बनर्जी को चुनाव हराना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी होते हैं मतदान केंद्र में, वो एक वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी होता है, गस्टेड स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है, और उसके बारे में अभी कई पत्रकार कह रहे थे कि वो 1-2 घंटे इस तरह का योजना पूर्वक वोट कराता है ताकि टीएमसी चुनाव जीत जाए। और टीएमसी, अच्छा, साथ में ये भी कहते जा रहे हैं कि टीएमसी को 2 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि भाजपा के पास ममता बनर्जी ऐसा कोई बंगला भाषी प्रभावशाली नेता नहीं है, इसलिए भाजपा पीछे रह जाती है। दूसरा है कि भाजपा का संगठन जो है वो टीएमसी के संगठन के मुकाबले छोटा है। टीएमसी का संगठन बंगाल के कोने कोने में, गांव-गांव में फैला हुआ है, और भाजपा का संगठन ऐसी स्थिति में नहीं है। एक तरफ तो आप ये भी कहते जा रहे हैं कि हमारे पास नेता नहीं है, हमारा संगठन भी छोटा है। जाहिर है कि आप पहले ही मान रहे हैं कि जिसके पास बड़ा नेता है, संगठन जिसके पास बड़ा है, वो चुनाव जीतने की संभावना उसकी ज्यादा है। साथ में ये भी कहते जा रहे हैं कि ममता बनर्जी बोगस वोट डलवाएंगी। अब आप सोचिए इस बात को, और ये सब बातें टीवी के ऊपर कहीं आ रही हैं इत्मीनान से। कुछ पत्रकार उनका खंडन भी कर रहे हैं, एक खंडन भी कह रहे भाई अगर वहां बोगस वोट पड़ता है तो उसका जिम्मेदार तो चुनाव आयोग है, उसका जिम्मेदार तो कांग्रेस, केंद्र सरकार है। ये सब क्यों है? तो इस प्रकार की पत्रकारिता चल रही है इन चुनावों के ऊपर। जी डॉक्टर कमल, अगर आप इजाजत, मेरा एक अभय जी से एक प्रश्न, छोटे से प्रश्न है, बहुत छोटा रिएक्शन मैं चाहूंगा इसी पे। अभय जी, 1-2 चीजों पे मैं और चाहूंगा आप छोटी टिप्पणी कर दें। मेरे हिसाब से पहला एक ऐसा चुनाव जहां पे एसआईआर कंप्लीट हुई है, और जहां पे जो मतदाता हैं, मतलब एलिजिबल वोटर्स के करीब 85 से 90% के पीछे ही लोग वोटर हैं। करीब 15 से 10% लोग वोटर लिस्ट में नाम नहीं पा रहे हैं। ये उसको भी कुछ डिसाइड करने वाला है, क्योंकि इसके बाद चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी कि एसआईआर का असली उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एक। और दूसरा, मेरे हिसाब से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी जो मैं यूपी में बैठ के देख रहा हूं, योगी जी की भागीदारी इस चुनाव में होती है कि नहीं होती है, पोस्टर बॉय के रूप में। क्योंकि वो जो असम में हेमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, उसको जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है वो योगी जी करते हैं। अब अमित शाह उनको वहां घुसने देंगे कि नहीं देंगे, ये जरा देखने की बात है। क्योंकि अगर वो अमित शाह की चलेगी तो योगी जी वहां नहीं जाएंगे, अगर वोट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो योगी। वो जरा मेरे लिए 2 चीजों पर आपकी छोटी छोटी टिप्पणी, एसआईआर और योगी जी का। देखिए, जो एसआईआर वाली बात है वो मैं कहना ही चाहता था, लेकिन मैं नहीं कह पाया उस बात को। मैंने कहा था कि जिस संकेत को मैं वहां देखना चाहता हूं वो यही है कि क्या एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से बिहार में वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई, और अब उसके काफी विश्वसनीय किस्म के प्रमाण वहां उपलब्ध हैं, क्या इसी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पश्चिम बंगाल में भी जाएगी? अगर पश्चिम बंगाल में उसी तरीके से पक्ष में जाएगी तो क्या भाजपा और टीएमसी के बीच में जो वोटों का अंतर है, करीब 51 लाख वोटों का जो अंतर है उन दोनों के बीच में, क्या ये प्रक्रिया उस 51 लाख वोटों के अंतर को पाट सकती है? दूसरी बात यह है
तीसरी बात यह है कि अगर ये प्रक्रिया तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जाती है या तृणमूल कांग्रेस की चुनावी जीत को रोक पाने में असमर्थ रहती है, तो हम लोगों को ये मानना होगा कि जो सत्ता में है, जो एसआईआर की प्रक्रिया है, वो उसके पक्ष में, वो अगर चाहे और नियोजित तरीके से उसमें हस्तक्षेप करे तो उसे अपने पक्ष में खींच सकता है। तो ये भी भारत की चुनाव प्रणाली के लिए एक, देखिए ममता बनर्जी चुनाव जीते हैं हारें, दोनों ही स्थितियों में भारतीय चुनाव प्रणाली के लिए एक बुरा संदेश ही निकलने वाला है। अगर ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं, इसका मतलब ये होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया सत्ताधारी के पक्ष में जाती है। अगर वो हारती हैं तो उसका संदेश ये निकलता है कि अब इस देश में कोई भी चुनाव नहीं जीतेगा, क्योंकि एसआईआर के जरिए एक ऐसी पार्टी, इसका संगठन भी छोटा है, एक ऐसी पार्टी जिसके पास कोई स्थानीय नेता नहीं है, वो चुनाव जीत जाता है। आप सोचिए, भाजपा के खुद प्रवक्तागण कह रहे हैं कि हमारा संगठन छोटा है, भाजपा के समर्थक कह रहे हैं हमारे पास कोई नेता नहीं है, शुभेंदु अधिकारी कोई ममता बनर्जी की कोई तुलना नहीं की जा सकती, दिलीप घोष की ममता बनर्जी की कोई तुलना नहीं की जा सकती, इनकी कोई औकात नहीं है ममता बनर्जी के सामने, संगठन भी उनका छोटा है। अगर आप एसआईआर में भाग लेने वाले जो बूथ लेवल एजेंट हैं उनकी संख्या देखें तो टीएमसी की संख्या इस भाजपा के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर भाजपा जीत जाती है चुनाव, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि एसआईआर, ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में होने वाली एसआईआर, एसआईआर ने भारत में एक पार्टी के शासन की निरंकुशता को चुनावी प्रक्रिया के जरिए स्थापित कर दिया है। उसका मतलब ये निकलेगा, और अगर जीत जाती है ममता बनर्जी तो उसका मतलब ये निकलेगा कि जो सत्ता में होगा उसके फायदा पहुंचाएगी। ये भी भारत की चुनाव प्रणाली के ऊपर एक विपरीत टिप्पणी होगी। योगी जी पे भी जरा एक मैं, क्योंकि योगी जी इंटरनल जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है उस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। मुझे क्या लगता है कि योगी जी के साथ इन लोगों के जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हों, योगी जी का चुनाव में इस्तेमाल जहां जरूरत उन्हें लगेगी वहां वो जरूर करेंगे, क्योंकि मोदी जी से योगी जी का चुनावी टकराव जो है, राजनीतिक टकराव जो है, वो अभी से नहीं शुरू हुआ, वो काफी दिनों से चल रहा है। लेकिन ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ है जहां योगी जी का चुनावी इस्तेमाल ना हुआ हो। उनका चुनावी इस्तेमाल जरूर होता है और वो टकराव अपनी जगह रहता है। मुझे लगता ये है कि मैं तो ये भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में आखिरी मौके पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अगर इन दोनों के बीच में एकता की आवश्यकता होगी तो या तो कुछ एकता हो गई है या एकता कर लेंगे ये लोग, क्योंकि चुनाव जीतना पहली शर्त है, बाद में आपस में जो जूतम पैजार है वो निपटते रहेंगे उसको। जैसे एसआईआर की अभी सर आप बात कर रहे थे और आनंद सर आप भी इस पे जवाब दे सकते हैं, तो फिर अगर जो भाजपा समर्थक हैं या जो एसआईआर को ठीक मानते हैं, वे ये तर्क देंगे कि फिर केरल और तमिलनाडु में भी इसी तरीके के नतीजे आने चाहिए कि भाजपा जीत जाए, अगर पश्चिम बंगाल में जीत जाती है तो। कमल, दोनों में फर्क है, केरल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फर्क है। केरल और तमिलनाडु में तो भाजपा उपस्थिति नहीं है। देखिए वहां पे जहां पर 19-20 का फर्क होगा, 18-20 का फर्क है, 15 या 20 का फर्क है, वहां पे तो चीजों को बदला जा सकता है हस्तक्षेप करके। लेकिन जहां पर फर्क यह है कि आप 2% हैं और बाकी दूसरा बंदा 50% है, तो वहां पे आप कैसे बदलेंगे? हाँ, आप आनंद जी प्लीज। नहीं, मैं यही बात, क्योंकि वो मेरे ख्याल में तमिलनाडु और केरल में ये वेस्ट बंगाल में ज्यादा क्लैरिटी के साथ सामने आएगा। वेस्ट बंगाल और केरल में तो अटकलबाजी होगी, क्योंकि वहां पे बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि वहां कुछ भी डेंट भी कर पाएगी वो, और इसीलिए उसने छोड़ भी दिया। उसने एक ही गवर्नर साहब को दोनों जगह का इंचार्ज भी बना दिया है। उन्होंने वो भी रवि को यहाँ ले आए हैं कि सारी शक्ति लगानी है, क्योंकि मान लीजिए कुछ ऐसा आता है, कमी होती है, हेरा फेरी करनी होती है, तोड़ फोड़ करनी होती है, एमएलए को छुपाना होता है तो गवर्नर हाउस में ही छुपा दिया जाएगा। वो कुछ अपना ये करके रवि जी को वहां ले आए हैं पूरी तरह से। वो उन्होंने अपनी नाकेबंदी कर ली। केरल को छोड़ दिया कि वो ठीक है, वो केरल और तमिलनाडु से अपने को कोई पैटर्न नहीं नजर आएगा वहां पे। मुझे नहीं लगता वहां पे पैटर्न। सही कह रहे हैं, पैटर्न जो है ना वो वेस्ट बंगाल से समझ में आएगा पैटर्न जी। और अभय भाई, मैं एक चीज लेकिन कहूंगा, मतलब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि वो शायद कहीं नहीं जाएगी। मैं एक चीज लेकिन फिर भी कहूंगा कि इस सारे उसमें, और ये लगेगा कि ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, एक ऐसा इलेक्शन हो रहा है जहां पे पार्लियामेंट चल रही है,
राहुल गांधी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पहली बार बिल्कुल ठीक से माना जा रहा है। सपा के लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा टाइम उनको दे दीजिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन महुआ मोइत्रा कह रहे हैं कि आप एलओपी के ऊपर कैसा बोल सकते हैं, और लेफ्ट के लोग पीछे खड़े हैं, लेकिन साथ में लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो ये दिस क्रेडिट गोज टू इंडिया गठबंधन कि अपने कंट्रडिक्शंस को कायम रखते हुए, इलेक्शन आमने सामने रखते हुए भी राष्ट्रीय मुद्दों पे वो एक साथ लामबंद दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ा नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कमल, अगर आपकी इजाजत हो तो इसमें मैं एक बात जोड़ दूं छोटी सी। देखिए, मैं इसको बार-बार कहता रहा हूं, और 2024 के चुनाव से पहले भी मैं कहता था कि अगर आपको लोकसभा की राजनीति के लिए विपक्ष की एकता चाहिए, तो उस दिन का इंतजार कीजिए जब विधानसभा चुनावों का जो लोकसभा से पहले का चक्र होता है, वो पूरा हो जाए। जैसे ही वो चक्र खत्म होता है, लोकसभा की गैर भाजपा दलों की एकता बहुत आसान हो जाती है होना। कोई चक्कर ही नहीं रहता है फिर, मतलब जो है, क्योंकि लोकसभा के अंदर कोई इस विधानसभा के प्रश्नों की कोई वहां पर कोई महत्व नहीं है वहां पर, इसलिए राहुल गांधी उन लोगों के स्वाभाविक नेता हैं। इसी तरीके से कांग्रेस अपने आप ही लोगों की स्वाभाविक नेता हो जाएगी, जैसे ही पूरा 2029 से पहले करीब 6 महीने या 8-9 महीने पहले जो है वो विधानसभा चुनावों का चक्र समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो अंतर्विरोध पैदा होते हैं ना, एक दूसरे की काट फांस हो रही है, उन्होंने हमें सीटें नहीं दी, सब खत्म हो जाएगा, सब चक्कर खत्म। फिर सारी बातचीत ये होगी कि लोकसभा में कांग्रेस किसको कितनी सीटें देगी, और जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो कांग्रेस को कितनी सीटें देंगी, ये समस्या रह जाती है केवल। और वो इन समस्याओं से निपटना आसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत आसान होता है, इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इसकी जटिलता कम हो जाती है। क्योंकि कई बार सीटों के मामले पर भी जो गठबंधन टूट जाता है, क्यों नहीं, कमजोर हो जाता है। मैं कुछ दूसरे मुद्दों की चर्चा करना चाहूंगा, खासतौर पर ईरान के बारे में मैं थोड़ी दर्शकों के लिहाज से एक समझ आप लोगों से लेना चाहता हूं। जो ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, या एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है, तो उसमें आनंद सर अभी किस स्थिति में उसको हम देखें? क्या हमें माने कि ये युद्ध भी यूक्रेन और रूस के युद्ध की तरह लंबा खींचने वाला है, या कुछ अंत दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए, अंत तो कहीं नहीं। मैंने एक अच्छी एक टिप्पणी अभी कहीं पढ़ा, मतलब आज संडे था तो थोड़ा समय मिल गया ज़्यादा पढ़ने का। कुछ चीज़ें बहुत अब क्लियर होती जा रही हैं, क्योंकि ईरान एक था, ईरान के एक चीज़ तो क्लियर ये होती जा रही है कि उनके जो आयतुल्ला, जो उनके सुप्रीम लीडर के एक रिप्रेजेंटेटिव हर जगह रहते हैं। जैसे यहाँ पे दूतावास है, लेकिन उनके एक सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो डॉक्टर हाकिम लतीफ या कौन है वो, जो मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, वो सब जगह जा रहे हैं। वो व्यवस्था है। और मुझे सुन के बहुत मतलब ये ताज्जुब की बात थी, कुछ चीजें मुझे, ईरान में गांधी के नाम पे बहुत से हॉस्पिटल हैं, और तेहरान का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो गांधी के नाम पे है। मैं ये इन बातों को इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ कि जैसे भारत में हम लोगों को ये लगता है ना, ईरान उस अपने से क्या मतलब, वो तो अमेरिका, वो मुसलमान देश। तेहरान का सबसे बड़ा अस्पताल गांधी के नाम से, मुझे नहीं पता था। हिंदुस्तान में जब खमैनी आए थे, जो अली खमैनी थे, इनके इस मुस्तफा खमैनी साहब के पिताजी, वो जब हैदराबाद कर्नाटक विजिट कर रहे थे, तो वहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक, उन्होंने वहां पे कोई महिला थी जिसकी मृत्यु हो गई थी प्रसव के दौरान या उसमें, तो जब उनको पता लगा था कि अस्पताल आसपास नहीं, तो वहां पे एक अस्पताल एस्टेब्लिश किया हुआ, अलीपुर या अलीनगर जगह है, जहां पे वो आयतुल्ला खमैनी के नाम पे है, या अली खमैनी के नाम पे, वो नाम हो सकता है वो, लेकिन खमैनी के नाम पे अस्पताल आज भी फंक्शनल है। दूसरी एक बात मुझे सुन के ये ताज्जुब हुआ कि वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जब अली खमैनी आए, तो उन्होंने जब ये पता हुआ उनको, जब कि यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने की बहुत चलन नहीं है और उसको डिस्करेज किया जाता है, तो इस पे उन्होंने काफी विरोध जताया, और इस पे उन्होंने लंबी तकरीर की कि महिलाओं का मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना कितना वाजिब है, और इस तरह का कहीं कोई बंदिश नहीं है। मैं ये बात इसलिए रेखांकित कर रहा हूं डॉक्टर कमल, कि अमेरिका की जो सारी चीजें हम लोग को सिखाई जाती है, क्योंकि हमारे पास तो न्यूज वहीं से आती है, सारे न्यूज एजेंसीज, सारा वो कुछ वहां से, वो ये बताता है कि ईरान में महिलाओं की हालत बहुत खराब है और बड़ा अत्याचार होता है, और उसको ठीक करने के लिए, मतलब कई कारणों में एक कारण ये भी है कि इसलिए हमने हमला किया महिलाओं के उसके लिए। तो पहली चीज तो ये है कि वहां बराबरी है। दूसरा, मैं उसको पहले भी कह चुके हैं, 1 मिनट में उसको भी बता दें कि महिलाओं में का लिटरेरी परसेंट जो रेट है ईरान में, वो 90% के ऊपर है, और 15 से 24 साल की लड़कियों का 99% है। इसको मैं इसलिए रेखांकित कर दे रहा हूँ, ये पता रहना चाहिए। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है
कि युद्ध शुरू हो गया है, लेकिन वहां पे ईरान में कुल 31 प्रोविंस है, 31 प्रांत हैं, और वो प्रांत खुद मुख्तार हैं, मतलब हर प्रांत की अपनी अपनी सरकार है। जब इराक में युद्ध हुआ और 11 दिन के अंदर सद्दाम को खत्म कर दिया गया, और फिर मतलब खत्म इन द सेंस ईराक पे कब्जा हो गया और सद्दाम को हुआ, उसके बाद ईरान के जो भी उस समय की व्यवस्था थी, उन लोगों ने बैठ के इस पे विचार किया, और 31 अलग अलग प्रोविंस की 31 उन्होंने जो पूरा आर्मी है उसको 31 भागों में डिवाइड कर रखा है। हर 31 प्रोविंस की अपनी अपनी वही आर्मी है जो IRGC और वो अलग अलग है। हर एक का अपना शस्त्रागार अलग है, हर एक का अपना जो भेदिया वो है, इंटेलिजेंस है, वो अलग अलग है। और उसमें एक चीज ऑलरेडी है, उनका एक ट्रिगर है कि अगर सेंट्रल कमांड से जिस दिन सेंट्रल कमांड बंद होगी, आप अपना शुरू हो जाइएगा, वो रिटर्न है। सेंट्रल कमांड का अगर जैसे ही वो आना शुरू हुआ, इंटरनेट खराब हुआ सेंट्रल कमांड, मतलब अली कमैनी को आपने मारा, अब सबके अपने अपने वो चालू हो गए, सबके स्विचेस ऑन हो गए, और वो डिटेल है। ये नहीं होगा तो कैसे मारना है, किसको मारना है, कहां मारना है, कब मारना है, कब छुपना है, कौन है, वो इंडिपेंडेंट है। वो ये नहीं कि उसको देखा तो हमने देखा कि अच्छा हमारे यहाँ मंदिर तो वहां जानकी मंदिर बनेगा तो वहां राम मंदिर, ये सब कुछ नहीं, सब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। और वो सुप्रीम लीडर, अब वहां पे दिक्कत क्या है, जो वो थीसिस कह रही है, वो कह रही है कि ये ऑन हो गया है, ऑफ का स्विच ही नहीं है, वहां ऑफ का कोई स्विच नहीं है, मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो, जब तक अमेरिका युद्ध बंद करेगा तो स्विच ऑफ है। यहां से ऑफ का कोई स्विच नहीं है कि इन लोग ऑफ करेंगे, नंबर 1। और अभय जी ने कल एक बहुत डिटेल में, उन्होंने आपके यहाँ भी किया, हमारे यहाँ भी किया, वो बताया ही है कि अब उनकी शर्तें बिल्कुल 1 2 3 नहीं करोगे तो 1 2 3, वो स्पेसिफिक हो गए हैं कि हमें ये चाहिए। और आज भी जैसे अभी ये बताया गया था कि खरग आइलैंड को बिल्कुल उन्होंने तबाह कर दिया है, 90% जहां से क्रूड का बंदरगाह था, ये वो आज की अभी खबर आई है 1-2 घंटा पहले कि वहां 7 ऑलरेडी जहाज लादे जा चुके हैं, 2 वेटिंग कर रहे हैं। वो सैटेलाइट की इमेज है, वो ठीक है बंदरगाह पे उन्होंने जो, अब वो कह रहा है अमेरिका कि नहीं हमने बंदरगाह नष्ट नहीं किया था, हमने उनके सैनिक ठिकानों को नष्ट किया था उस बंदरगाह के। तो वो जो भी आगे पीछे करें, इस समय अफरा तफरी है। अमेरिका का बार बार आ रहा है कि वो बाकी जगह से अपनी सेनाओं को वापस बुला रहा है, नौसेना बेड़े को मूव करा रहा है। 7th फ्लीट जो परमानेंटली एंकर्ड रहती है जापान में और फिर वहां से ऑपरेट करती है, वहां से भी कुछ वो डिप्लॉय कर रहा है इधर उधर, तो अफरा तफरी तो है। एक चीज का अभी सवाल जवाब कहीं नहीं आया है, नेतन्याहू 8 मार्च के बाद उनका कोई ट्वीट नहीं आया। नेतन्याहू जो रोज 35 से 40 ट्वीट पर डे करते थे, उनका लड़का जो यार नेतन्याहू था वो भी करता था। 8 मार्च के बाद इन लोगों के कोई ट्वीट नहीं आए, तो लोग इस पे भी प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं है कि वो है कि नहीं है, लेकिन मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, नेतन्याहू नहीं है तो कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। और मुज्तबा खामैनी जब अपना एक स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं तो बाहर आके क्यों नहीं कहा, क्यों कहा, जो बिल में छुपा हुआ है। अच्छा, वो बिल में छुपे रहे तो वो है, और ये बिल में छुपे रहे तो क्या है, मतलब ये तो डबल स्टैंडर्ड्स अमेरिका का बिल्कुल साफ साफ आ रहा है। और एक चीज पीछा नहीं छोड़ रही, एप्स्टीन तो रोज कुछ ना कुछ वो एप्स्टीन तो अमेरिका के, जैसे मोदी जी के पीछे ट्रंप लग गए हैं, उसी तरह से अमेरिका के पीछे एप्स्टीन लग गया है, ये तो तय है। डॉक्टर कमल। अब सर, भारत के संदर्भ में पीयूष गोयल साहब ने कहा था कि छोटी मोटी परेशानी होगी लेकिन सरकार उससे निपट लेगी। क्या ये परेशानी छोटी मोटी ही है या कोई बड़े संकट का सामना भारत को करना पड़ेगा अगर युद्ध 2-3 हफ्ता और चल जाए तो? देखिए, जब हम लोग बड़े संकट की बात करते हैं तो आप ये निश्चित समझिए उसमें केवल गैस और तेल का संकट नहीं है भाई। गैस और तेल का संकट तो भारत के पास एक महीने का तेल का भंडार है, इसलिए भारत तेल की कीमत एक महीने में, अभी समझ लीजिए 10-12 दिन चले गए, निकल गए हैं, बाकी बचे हुए दिनों में तेल की कीमत ये लोग जो है उसको कायम रख सकते हैं। गैस इनके पास कम थी और उसके लिए बाहर से कुछ कोशिश करके गैस मंगवा भी सकते हैं, इसलिए गैस, अच्छा ये भी बात सही है कि 88 लाख जो सिलेंडर हैं बुक भी किए इन्होंने, इसका मतलब गैस है भी। 88 लाख सिलेंडर कोई कम नहीं होते, मतलब इतने संकट और अफवाहों के माहौल में भगदड़ मचती है तो लोग ओवर बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा खरीद के रखने की कोशिश करते हैं। इस तरह कई समस्याएं हैं, इनका सरकार अपनी अक्षमताओं के कारण सामना कर रही है। अगर सरकार की तरफ से झूठ नहीं बोला जाता कि हमारे पास काफी कुछ है तो वो नहीं करती। बहरहाल
तो गैस और तेल के संकट तक अगर हम चर्चा को सीमित रखेंगे तो मैं ये मानता हूं कि ये कोई जिस संकट की हम लोग गंभीर संकट की बात कर रहे हैं उसको हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। जो गंभीर संकट पैदा होने वाला है, अगर युद्ध ये अप्रैल में जाता है और मई तक जाता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी मंदी में फंस जाएगी जो जैसी कोविड के जमाने में फंसी थी। कोविड की मंदी से उबरने में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना समय लगा, आप सोच सकते हैं। कम से कम 2 से 2.5 साल से ज्यादा का समय लगा कोविड की मंदी से उबरने में। और उसका बहुत, कोविड तो एक ऐसी चीज थी इसमें भारत की जनता स्वयं फंसी हुई थी, कोई बाहर से आयातित चीज तो थी नहीं। वो तो लोग मर रहे थे, लोग खुद ही घबराए हुए थे, भगदड़ मची हुई थी सारे देश में, और पता नहीं क्या क्या स्थिति थी। उस सब जमाने को याद करते हैं तो काफी बुरा भी लगता है। लोग घरों में बंद थे, उत्पादन बिल्कुल बंद था, और सबसे बड़ा विरोधाभास ये था कि चूंकि उत्पादन बंद था और सड़कों पे कोई नहीं था, इसलिए पर्यावरण बिल्कुल ठीक था हमारा। जैसे ही सड़कों पे लोग आते हैं और उत्पादन शुरू होता है, वैसे ही पर्यावरण हमारा बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो वैरा ऐसी स्थिति थी। लेकिन अब जो मंदी होगी, ये मंदी कोविड के जमाने की मंदी से भी ज्यादा संगीन मंदी होगी। हमारा जीडीपी भी गिर जाएगा और कई सेक्टर्स के उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी, लोगों की आमदनियां और घटेंगी, और देश में बहुत ज्यादा इससे बेचैनियां पैदा होंगी, बड़ी अस्थिरता पैदा होगी, जिसका राजनीति के ऊपर भी असर पड़ेगा। और ये असंभव है कि सत्ताधारी दल को उससे कोई नुकसान न हो। अभी सब कितना होगा, मैंने प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ एक लंबी बातचीत इसके ऊपर की है। तो उस बातचीत नई परख के मंच पे वो जारी भी की जा चुकी है, और उसको करीबन 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने देखा भी है उस बातचीत को। अर्थव्यवस्था की जाने वाली चर्चाएं होती हैं, वो थोड़ी जटिल किस्म की होती हैं, उसमें तथ्य और आंकड़े होते हैं, अंग्रेजी की शब्दों का बहुत उसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बड़ी दिलचस्पी देखा, क्योंकि लोग 2-3 बातों को बहुत देख रहे हैं आजकल, जहां तक सोशल मीडिया के दर्शक वर्ग का सवाल है। एक तो जो सामरिक स्थिति है खाड़ी युद्ध की, उसमें अमेरिका कहां खड़ा हुआ है और ईरान उसको कैसे जवाब दे रहा है, इसके ऊपर आप कुछ भी कहिए, लोग बहुत बड़े पैमाने पर उसको उमड़ के देखते हैं। अब एक मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, उनका मैंने एक वीडियो बनाया, 5 लाख लोग अभी तक उस वीडियो को देख चुके, और जब मैं उसको चेक करता हूं तो वो उसी रफ्तार से चल रहा है, जो रफ्तार से शुरू हुआ था, मतलब अभी भी चल रहा है, इस वक्त भी चल रहा है। आप सोचिए कितनी दिलचस्पी है लोगों को उसके अंदर। अच्छा, इसके कुछ और भी पक्ष है जो मेजर जीडी बख्शी ने पक्ष रखा है, इसके अलावा एक और पक्ष है, मैं बता देता हूं यहां आपके सामने है। वो सबके सामने आनी चाहिए बात, और हम लोगों के सामने जाइए, खुद के बोलने से भी बात को दोबारा समझने में मदद मिलती है। देखिए, ये ठीक है कि ईरान ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया है, और ईरान, जैसा आनंद जी बताया, कि वो रुकने वाला नहीं है, वो मारता रहेगा जब तक कि अमेरिका नहीं रुक जाता। लेकिन क्या अमेरिका रुकेगा? अमेरिका के अपनी तरफ से रुक जाने का मतलब ये होगा अमेरिकी प्रभुत्व का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार तकरीबन खात्मा हो जाना। उसके लिए अमेरिका कुछ भी करेगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं। वो जैसे कि उसने कोशिश भी करनी शुरू कर दी है। एक तो उसने अपने यूरोपियन सहयोगियों से कहा है कि वो भी अपनी नेवी लेकर, अपनी नौसेना लेकर होर्मुज की तरफ रवाना हो जाएं, ताकि होर्मुज को ईरान के शिकंजे से आजाद कराया जा सके। एक तो उन्होंने ये आह्वान किया है, कोई प्रतिक्रिया किसी की नहीं आई है कि कौन अपनी गर्दन फंसाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अमेरिका करना क्या चाहता है। दूसरे, उसने 2500 अपने मैरीन कमांडो जो है, स्पेशल फोर्स, उनको रवाना किया है गल्फ की तरफ, 2 बड़े युद्ध पोतों में भर के। 50,000 सैनिक उसके पहले से गल्फ में तैनात हैं अमेरिका के। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो लोग इस विकल्प के ऊपर भी सोच रहे हैं कि हम ईरान में 1-2 साल के युद्ध में फंस जाएं तो फंस जाएं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो कई जगह फंस चुके हैं, वियतनाम में फंस चुके हैं, इराक में फंस चुके हैं, सीरिया में फंस चुके हैं, अफगानिस्तान में फंस चुके हैं, सब जगह फंस चुके हैं, वो हारे भी हैं सब जगह से। लेकिन उन पराजयों से अमेरिका से पराजय जरूर हुए वो, लेकिन उन पराजितों से अमेरिका के विश्व प्रभुत्व के ऊपर कोई खतरा नहीं आया। अगर अमेरिका 15 और 20 दिन में भाग जाएगा यहां से, तो उसका विश्व प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। अपने विश्व प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए अमेरिका बहुत बड़ी कीमत चुका सकता है, और यह युद्ध लंबा खिंच सकता है। बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको कहते हैं, अमेरिका अपनी फौजें वहां उतार सकता है, और जब फौजें उतारेगा अमेरिका, ईरान बहुत बड़ा है, ईरान, बाकी जिन देशों का हमने जिक्र किया वो सब छोटे छोटे हैं,
ईरान तो बहुत बड़ा देश है? तो वो अमेरिका बुरी तरह से वहां फंसेगा युद्ध में। पेंटागन के जनरलों ने पहले से ही बता दिया है इनको कि कम से कम 2 लाख सैनिक उतारने पड़ेंगे, और वो सैनिक कम से कम 17-18 महीने तक वहां लड़ेंगे, और 15 से 20 हजार अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान देनी पड़ेगी। अब ट्रंप के पाले में गेंद है, ट्रंप को ही तय करना पड़ेगा क्या वो ये सब करने को तैयार हैं, क्योंकि मिसाइलें मारने से और ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते रहने से ये युद्ध खत्म नहीं होगा। ईरान समर्पण नहीं करेगा, उल्टे ईरान ने उनका समर्पण मांग लिया है, तो अब तो बाजी पलट रही है। अब सवाल ये, पलटती बाजी के सामने अमेरिका परास्त हो जाएगा। अच्छा, मुझसे एक और बात कही गई है जो बहुत दिलचस्प है कि ट्रंप को मूर्ख मानना या मेगलोमोनिक मानना या झक्की मानना या पागल मानना या ऐसा आदमी मानना जो कि बिना कोई विश्लेषण किए हुए और बिना कोई सब किए हुए लड़ रहा है, मुझे लगता यह है कि लोकप्रिय बातचीत में फिक्रेबाजी में कितना भी अच्छा लगे ये, लेकिन ये सही बात नहीं है। ट्रंप एक रुझान, दुनिया में एक जो रुझान है, उस रुझान की नुमाइंदगी करते हैं, उसके शीर्ष पुरुष हैं उस रुझान के। और वो रुझान ये है कि दुनिया के सब जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, सब ट्रंप के पीछे लाइन लगाए खड़े हुए हैं। उनमें यहूदी लॉबी भी बहुत बड़ी लॉबी है, वो भी उनके पीछे लाइन लगाए खड़ी हुई है। पूरा यूरोप देखिए, अगर अमेरिकी प्रभुत्व की सवाल आएगा तो यूरोप अंततः क्योंकि अमेरिका के प्रभुत्व का घटना यूरोप के प्रभुत्व का घटना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोप का जो रंगरुतबा है, वो रंगरुतबा अगर अमेरिका खत्म होता है तो यूरोप का भी खत्म हो जाएगा। पूरे वेस्ट का सवाल है ये। अमेरिका ज्योग्राफिकली वेस्ट नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से और यूरोसेंट्रिज्म के लिहाज से अमेरिका पश्चिम। तो इसलिए यूरो अमेरिका तर्क शब्द का विस्तार, यूरो अमेरिकी बात का इस्तेमाल करता हूं। ईसाइयों का सारी दुनिया में रुतबा है, वो भी इसी की वजह से, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए, ये तक हो सकता है कि पोप के यहां कोई अपील कर दी जाए कि इसको, ईरान को रोको, क्योंकि मुसलमानों का, क्रिश्चियनडम और इस्लामिक डम, इन दोनों के बीच में बड़ा ऐतिहासिक झगड़ा है। ये चीज ऐसे नहीं खत्म होगी। इसमें या तो कोई बड़ी खूबसूरती से, कोई हम लोगों की खुशकिस्मती से कोई बीच का रास्ता निकल आया अचानक, जो कभी नहीं निकलता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन केवल ये कि ईरान ने थोड़ा अमेरिका को बहुत कड़ा जवाब दे दिया है, इसलिए अमेरिका घबरा के युद्ध से हट जाएगा, ये मानना जो है वो मुगालता होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। आनंद सर, आप इस पर कुछ जोड़ना तो नहीं चाहेंगे? नहीं, मैं अभी तो मतलब वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। देखिए, क्योंकि मैं ये लंबी, असल में क्या है कि और लंबा चलता चलेगा। मेरा ये मानना है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचेगा तो गल्फ का और जीसीसी कंट्रीज का भी रीअलाइनमेंट होगा, जो आज पूरी तरह से अमेरिका के पीछे जो उनकी वो है, वो भी इसमें, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है, उनके लोगों की तबाही हो रही है, उनका भी नाम खराब हो रहा है। यूएई में अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा है। यूएई से जो अभी की फिगर आई थी 2 दिन पहले, यूएई एतिहाद, इसमें 60 लाख यात्रियों का फर्क पड़ा है। जो तो वो कहीं ना कहीं लंबे युद्ध में वो लोकलाइज नहीं है, उसकी वजह से वो पूरा गल्फ, वो डिस्टर्ब है। उसको वो कैसे रिएक्ट करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनको उसको भी पकड़ के रखना है, इजराइल के प्रभुत्व को भी पकड़ के रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये चद्दर अगर यहाँ खींच ली तो उधर से हमास, अब सोचिए, ट्रिगर ऑफ इसलिए नहीं हो रहा, हमास इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि साहब, ईरान से कह रहा है, जो ईरान पोषित है, वो कह रहा है कि जरा रोक के थाम के मारो यार, ऐसे मत मारो। लेकिन वो ट्रिगर ऑफ नहीं है वहां पे, वो तो अब चालू हो गए तो चालू हो गए, उनके पास वो ट्रिगर ही नहीं। असल में ये जो भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब इसकी भी एक खास बात है, क्योंकि ये दुनिया के बिल्कुल बीच में है। आप दुनिया में कहीं भी जाना चाहें, आपको उसके ऊपर से गुजरना होगा। आपकी हवाई यात्राएं रुक जाएंगी आपकी। सारी दुनिया की एयरलाइंस को कितना नुकसान हो रहा है, अब इसका अंदाजा लगाइए। यूरोपियन एयरलाइंस को भी नुकसान हो रहा है, आप कहीं जा ही नहीं सकते। ये दुनिया के बीच में बैठा हुआ है। ऐसा थोड़ी ना है कि दुनिया के किसी किनारे में युद्ध हो रहा हो, इधर हो रहा हो, होता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सब बीच में है, व्यापार भी है, ऊर्जा की सप्लाई भी वही है, हवाई स्पेस भी वही है जी। और अबे कौन कैसे रिएक्ट कर, अब वो नॉर्थ कोरिया के किम साहब, उन्होंने 10 मिसाइल ऐसी छोड़ दी। जरा मैं टेस्ट कर रहा था कि जरा देखो मामला ठीक है ना। अब वो कहा क्या कर देंगे, क्योंकि उनको लगा कि जापान हिल रहा है तो कहीं ये कोई अमेरिका का तो नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया को, तो उन्होंने तुरंत, मतलब
खेल-खेल में कोई इस तरह की मिसाइल छोड़ने का काम थोड़ी वो कर दिया उसने। तो ये कौन कहाँ क्या करने लगेगा, ये यहाँ आएँगे तो उधर अफ़गानिस्तान भी चालू हो जाएगा। उसको लगेगा अच्छा तुम यहाँ आए हो तो वो उधर से कौन कहाँ क्या होगा ये बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है क्योंकि सर्वाइवल फिर चीन और रशिया का भी आ रहा है। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आ रहे हैं तो उन दोनों देशों का भी सर्वाइवल आ रहा है। बिल्कुल। आज की अपनी इस चर्चा को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर अगले सप्ताह मिलेंगे और चर्चा करेंगे देश और विदेश के मुद्दों पर। आनंद वर्धन जी से और अभय जी से आप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।